भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की गर्माहट फिर शुरू होने लगी है। एयर चीफ मार्शल अमर सिंह प्रीत ने इस बार न सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी दी है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के उन पन्नों को भी पलट दिया है जिससे आतंकियों का लीडर आसिम मुनीर अब तक अनजान बना बैठा था। वायुसेना प्रमुख के एक एक शब्द बाण से पाकिस्तान में हलचल मचने लगी है। अमेरिकी और चीनी फाइटर जेट का दम भरने वाला मुनीर अब पाकिस्तान की बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार होने वाला है, क्योंकि जिस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया गया, पहलगाम आतंकी हमले का घर में घुसकर बदला लिया, वो ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच एयर चीफ मार्शल का बयान मुनीर की नींद उड़ाने के लिए काफी है। In about 88-90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to the system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. ऑपरेशन सिंदूर से घुटनों पर आया पाकिस्तान, रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन सीमा पर आतंकी गतिविधियां अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में अमरप्रीत सिंह ने इशारों में फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराए, 300 किलोमीटर दूर से फाइटर जेट तबाह किए, पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट भी गिराया, युद्ध में S-400 गेम चेंजर साबित हुआ और पाकिस्तान का F-16 भी नष्ट हो गया। इस चेतावनी के बीच पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर फिर से घबरा चुका है और दूसरी बार अमेरिका दौरे पर है, यानी इस बार पाकिस्तान के खिलाफ जो भी होगा निर्णायक होगा। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का नंबर गेम तो दूसरी तरफ घाटी में आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार। 9 दिनों से अखल के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये इलाका आतंकियों का एंट्री पॉइंट है, इसलिए सेना दहशतगर्दों का काल बनकर खड़ी है और उनके हर मंसूबों पर पानी फेर रही है। अब तक इस ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। जंगल और आतंकियों में यहाँ पर मौजूदगी की खबर है, जिसके बाद सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। क्योंकि पीर पंजाल के ही इलाके से आतंकी कश्मीर में एंटर करते हैं और दहशत फैलाते हैं, इसलिए सेना ने ऑपरेशन अखल चलाया है ताकि दहशतगर्दों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा सके। आपको बता दें कि 1 अगस्त को सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 अगस्त को 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि अब तक 9 जवान घायल हो चुके हैं। इनमें से 2 जवान शहीद हो गए। दलानों में जब वो छुप जाते हैं तो रात में घात लगाकर वो हमला करते हैं। और अब पिछले 3 दिन से हमने देखा है कि अकाल के इन जंगलों में जो है रात में फायरिंग बहुत तेज़ होती है, मोटार सेना दागती है, फिर यूबीजेल चलाती, बड़े धमाके सुनाई देते हैं। ऑपरेशन अखल को एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ अंजाम दे रही है। जंगल में अभी और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। वहीं सुरक्षा बलों ने 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उनमें से अब तक 7 मारे जा चुके हैं। एक तरफ जहां कुलगाम में सुरक्षा बल आतंकियों पर काल बनकर लगातार बरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके नेटवर्क को भी तहस नहस किया जा रहा है। किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 26 ठिकानों पर रेड मारी, जिनमें आतंकियों के रिश्तेदार और घाटी में उनकी मदद पहुंचाने वाले OGW भी शामिल है। मतलब अब वो दिन दूर नहीं है जब आतंकियों और उनके नेटवर्क का समूल नाश हो जाएगा। और इसीलिए शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने किश्तवाड़ में एक साथ एक्शन लिया और आतंकियों को पनाह देने वाले और उनकी मदद करने वालों पर शिकंजा कसा। एजेंसियों ने एक साथ 26 ठिकानों पर रेड मारी, जिनमें पाकिस्तानी आतंकियों के रिश्तेदारों के घर, ओवरग्राउंड वर्कर्स के संदिग्ध ठिकाने और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मोहम्मद अमीन भट्ट का घर भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक जिन ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने शिकंजा कसा है, इनमें मौजूद लोग कथित तौर पर पाकिस्तान से सक्रिय आतंकवादियों के सीधे संपर्क में हैं और उन्हें धन, संचार, रसद मुहैया कराते हैं। छापेमारी के दौरान एजेंसियों ने डिजिटल उपकरण, दस्तावेज के अलावा अन्य सामग्रियों को जब्त किया है, जिनकी जांच की जा रही है। वहीं इस एक्शन के बाद घाटी में मौजूद आतंकियों के स्लीपर सेल की कमर टूटनी तय है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव भी SIR पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से जैसे ही फर्जी वोटर कार्ड दिखाने का दावा हुआ, चुनाव आयोग एक्शन में आ गया और बैक टू बैक बिहार के पूर्व डिप्टी CM को नोटिस जारी कर दिया गया। ऐसे में तेजस्वी यादव के पास जवाब देने के लिए महज कुछ दिनों का वक्त बचा है, क्योंकि
चुनाव आयोग के नोटिस में साफ साफ लिखा है 16 अगस्त तक EPIC कार्ड जमा करना होगा। तेजस्वी यादव को 2 वोटर ID पर जवाब देना ही होगा, क्योंकि फर्जी दस्तावेज बनाना और इस्तेमाल करना गंभीर अपराध है। इस बीच बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को 2 झूठों की जोड़ी नाम दे दिया। दरअसल एक तरफ SIR के मुद्दे पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में हैं, तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से फर्जी वोटर ID बनाने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें सबसे ऊपर तेजस्वी यादव का नाम है और इसी को लेकर अब उन्हें 16 अगस्त तक जवाब देने का वक्त दे दिया गया है। सरकारी स्कूल में PDA की पाठशाला चलाने का मामला सामने आने के बाद अब यूपी का सियासी तापमान एक बार फिर से नए स्तर पर पहुंच गया है। सरकारी स्कूलों के मर्जर का विरोध करने के नाम पर सपा की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद अखिलेश NDA के निशाने पर है और इसी कड़ी में यूपी सरकार की मंत्री OP राजभर ने अखिलेश के लिए नई ABCD बना दी है। स्कूलों के मर्जर का विरोध सपा ने इस कदर किया कि यूपी में लड़ाई का मुद्दा ABCD बन गया। जहां PDA अपनी पाठशाला में ABCD को नए तरीके से पढ़ाने में जुट गई है, तो वहीं NDA की ओर से इस पर पलटवार करते हुए PDA के लिए नई सिलेबस पेश की गई है। दरअसल यूपी सरकार में मंत्री OP राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार वार किया। समाजवादी पार्टी के हिसाब से A से अराजकता, शासन में अस्थायित्व की कमी, B से भ्रष्टाचार, नेताओं पर बार बार घोटाले के आरोप, C से चोर, इनके राज्य में बोलबाला, चोरों का बोलबाला था। राजभर यही नहीं रुके, D से गुंडागर्दी और H से हेराफेरी तक पहुंच गए। अब ये पूरा मामला कहां जाकर रुकता है, देखना दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक निजी स्कूल में इस्लामिक शिक्षा देने का मामला सामने आया है। यहां आपको बता दें, नर्सरी के बच्चों को म से मस्जिद, न से नमाज और क से काव्या पढ़ाया जा रहा था। इसके विरोध में बच्चों के परिजनों और ABVP के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जमकर हंगामा किया, क्योंकि निजी स्कूल की नर्सरी कक्षा के बच्चों को जो बुक दी गई उसमें म से मस्जिद, न से नमाज और क से काबा लिखा था, जिससे ABVP कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया। स्कूल की मान्यता रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, शिक्षक वाक्य उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों के परिजनों और कार्यकर्ताओं ने स्कूल में बांटी गई इस बुक को सनातन संस्कृति के खिलाफ बताया। वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने अपनी सफाई दी। स्कूल में खुद इन मैडम ने एक पट्टी पाड़ा दिया है बच्चों को, और ये मतलब बुक दुकान पे नहीं मिला, बुकों की दुकान पे। वो मेरी ही गलती से हुआ कि मैंने उस मैटर को पढ़ा नहीं कि माँ से मस्जिद है, कि माँ से मंदिर है। हंगामे की सूचना पर पुलिस की टीम स्कूल पहुंच गई, जिसके बाद स्थिति को संभाला गया। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर निजी स्कूल में इस्लामिक ज्ञान देने के पीछे की मंशा क्या थी। यूपी के संभल में CO अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है। राज्य सरकार ने उन्हें एडिशनल SP बनाया है। संभल हिंसा के बाद से ही अनुज चौधरी लगातार सुर्खियों में रहे हैं। जिन्हें प्रमोट कर एडिशनल SP बनाया गया, अनुज चौधरी संभल हिंसा के बाद सुर्खियों में आए थे। अनुज चौधरी ने होली और नमाज को लेकर बयान दिया था, जिसका CM योगी ने भी समर्थन किया था। वहीं अनुज चौधरी के प्रमोशन मिलने पर संभल के लोगों की प्रतिक्रिया आई है। शासन ने जो भी प्रमोशन दिया है वो सोच समझ के ही दिया होगा। बहुत अच्छी बात है, मतलब बढ़िया, मतलब उन्होंने बनाया गया अच्छी बात है, मतलब और बनना भी चाहिए उन्हें। मतलब जो सरकार कर रही है बहुत बेहतर कर रही है, बाकी जो बड़े करेंगे मैं तो बहुत छोटा आदमी करना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में देश का मान बढ़ा चुके अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। साल 2001 में इन्हें लक्ष्मण अवार्ड मिला, तो साल 2005 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। रक्षाबंधन के साथ ही हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही देश भर में एक्टिव हो गए हैं मिलावटखोरों की गैंग, जो कि नकली मिठाई से लेकर नकली घी बनाकर बाजार में खपाने में जुटे हैं। यूपी के संभल में ऐसे ही एक गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है, जिनके पास से बरामद किया गया है ब्रांडेड कंपनियों के फेक प्रोडक्ट, जिन्हें तैयार किया है पुलिस की हिरासत में मौजूद पिता पुत्रों के इस गिरोह ने। सूचना मिलने पे 2 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे सघन पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि यह एक फर्जी घी बनाने का और उसके साथ साथ में नमक बनाने का, कॉफी बनाने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। मौत की फैक्ट्री में जहरीले मिलावटी उत्पाद बनाने वाले इन लोगों से करीब 54,000 लीटर नकली घी बरामद की गई है, जो अमूल से लेकर पतंजलि तक की नकली पैकिंग में भरे गए थे। इसके साथ ही नकली टाटा टी और नेस्कैफे कॉफी के साथ ही नकली नमक भी बरामद किया गया है। ये उत्पाद बस बाजार में उतरने ही वाले थे, लेकिन समय रहते हुए इस कार्रवाई ने एक बड़ी अनहोनी को फिलहाल टाल दिया है।
त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर लोगों की जान से खिलवाड़ करने में जुटे हैं। गुजरात के मेहसाणा में मौत की फैक्ट्री चलाने वाले एक मिलावटखोर की सच्चाई जब कैमरे पर कैद होने लगी तो कंपनी के मालिक ने मीडिया पर ही हमला बोल दिया, जिसकी तस्वीर कैमरे में भी कैद हो गई है। देखिए, मेहसाणा के डिवाइन फूड्स के ऑनर की झूलाहट और खींच को। छापेमारी की खबर मिलते ही मीडिया कर्मी जब इसे कवर करने पहुंचे और उससे मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी और हमला कर दिया। खाद्य विभाग यहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने पहुंचा था, जहां पाम ऑयल मिलाकर नकली पनीर बनाने का काम हो रहा था। अधिकारियों ने जांच के बाद 1,29,000 रुपए कीमत का 649 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया। साथ ही 12,238 पाम ऑयल के डिब्बे भी सील किए गए, जिस पर मीडिया ने कंपनी ऑनर से सवाल करना चाहा तो वो हमलावर हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात हथियार तस्कर सलीम पिस्टल को धर दबोचा है। मोस्ट वांटेड सलीम पिस्टल नेपाल से गिरफ्तार किया गया है, जो कई सालों से पाकिस्तान से हाई क्वालिटी के हथियार भारत में गैंगस्टरों को सप्लाई करता रहा है। ये वही सलीम पिस्टल है जो पहली बार तुर्की की बनी जिगाना भारत लाया था। सलीम पिस्टल ISI और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस हाशिम बाबा समेत कई गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करता रहा है। सलीम पिस्टल के पाकिस्तान से सीधा संपर्क होने के भी सबूत मिले हैं। यही नहीं, सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी मर्डर में भी सलीम पिस्टल का नाम आ चुका है। दिल्ली के सलीमपुर का रहने वाला है, जिसने गाड़ियों की चोरी कर अपराध की दुनिया में कदम रखा। 2018 में सलीम विदेश भाग गया और वहीं से ही हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क संभालने लगा। पुलिस सलीम पिस्टल से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने जुट गई है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना को 1 साल पूरा हो गया है। न्याय की मांग को लेकर बीजेपी और डॉक्टरों ने कोलकाता में आज नर्मदा अभियान रैली निकाली। नेताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, विधायक अनिमित्र पॉल और अन्य प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि 1 साल हो गया है लेकिन अभया को न्याय नहीं मिला है। ये रैली ममता बनर्जी के खिलाफ है। उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। We raise our voice that this government should go. कोर्ट ने जघन्य वारदात के 162 दिन बाद इस केस में फैसला सुनाया था और 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिया था। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और रुद्राभिषेक किया। चंद्रयान मिशन में शामिल वैज्ञानिकों ने भगवान अविमुक्तेश्वर की पूजा की और मंदिर न्यास को चंद्रयान की रेप्लिका भी भेंट की है, जो कि म्यूजियम में प्रदर्शित की जाएगी। इस कार्यक्रम ने आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय संस्कृति के संगम को दर्शाया है। इसरो साइंटिस्ट के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के CEO विश्वभूषण मिश्रा भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के धराली में जल प्रलय वैसे तो प्राकृतिक आपदा है जो कहीं भी कभी भी आ सकती है, लेकिन इस आपदा में भी कुछ नेता सियासी अवसर की तलाश में जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता की अगर हम बात करें तो ST हसन को लगता है कि देवभूमि में अवैध मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई की वजह से ही धराली में बादल फटा और तबाही आ गई। इसके लिए उन्होंने बाकायदा विवादित तर्क भी दे दिए हैं। चाहे वो मस्जिद हो या वो जहाँ दरगाहें हो और जहाँ मंदिर हो, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। धराली आपदा को जायज ठहराने वाले अखिलेश यादव के नेता यही नहीं रुके। उन्होंने तो आपदा को कुदरत का इंसाफ बता दिया, धामी सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर दिए और अवैध मस्जिदों से जल प्रलय का कनेक्शन बता दिया। आप उन पे बुलडोजर चलाएंगे तो एक अच्छा मैसेज क्या, मैं तो समझता हूँ कि एक गुनाह कर रहे हैं। और जब उसकी रहमत, उसकी कर्सी हमारे साथ नहीं होती तो आपदाओं को भी वो नहीं रोकता। अब हसन के बेतुके बयान पर तीखा पलटवार भी हो रहा है। सांप्रदायिक और वोट बैंक की मानसिकता आज नेचुरल ट्रेजेडी के ऊपर भी किस प्रकार से हावी हो रही है, उसका ये प्रमाण है। खुदा से तो दुआ करना चाहिए कि कहीं भी कोई इस तरह की आफतें नागहानी नहीं हो। खैर, कुदरत के इस कहर पर ST हसन अब भी कायम है और इस आपदा को जायज ठहरा रहे। उत्तरकाशी के धराली से आपदा पीड़ितों के रेस्क्यू की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। धामी सरकार ने पूरा तंत्र राहत बचाव में झोंक दिया। इसी बीच रेस्क्यू में बचने वाले बिहार के बेतिया के एक मजदूर का दावा है कि उसके 40 से 45 साथी अब भी लापता है, जिनकी तलाश के लिए वो प्रशासन और राहत बचाव टीम से गुहार लगा रहा है।
बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले रणजीत कुमार ने बताया कि उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके साथ के कई मजदूर अभी भी लापता हैं। आपदा से ठीक पहले शाम करीब 6:30 बजे उसकी अपने एक साथी मजदूर से आखिरी बार बात हुई थी, वो भी अब तक नहीं मिला है। हमारे 40-45 बंदे गायब हैं। अच्छा, उनका कोई पत्ता वत्ता नहीं मिल रहा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की ये चौंकाने वाली तस्वीरें देखिए। टूटे पुल के उस पार फंसे BRO और PWD के इंजीनियरों और मजदूरों को SDRF के जवानों ने तेज बहाव से उन्हें सुरक्षित पार कराया। राहत बचाव दल के लोग रस्सी की मदद से उफान के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू कर अपनी पीठ पर लादकर इस पार से उस पार तक ले जा रहे हैं। तेज बहाव के बीच SDRF की टीम लोगों को बचाकर निकालने के काम में जुटी है और हर फंसी सांस को जिंदगी देने के आस में रेस्क्यू अभियान जारी है। हालांकि बीच बीच में खराब मौसम की वजह से इसमें दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन ऑपरेशन में जुटे आपदा कर्मी तेजी के साथ लोगों को बचाने में जुट गए हैं। रेस्क्यू में जुटे जवानों ने अब तक 993 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला है, तो वहीं उन्हें नई जिंदगी दी है। लेकिन जवानों ने मलबों के बीच दफन होती जिंदगियों को ढूंढना जारी रखा। अपने खोजी कुत्तों के साथ हर एक सांस को तलाशते रहे। उत्तरकाशी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर्च में इस वक्त जो SDRF के स्नीफर डॉग्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। स्नीफर डॉग्स विंग जो है वो तलाश कर रही है उन लोगों की जो लापता हैं, जो मलबे में दबे होंगे। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मलबे में दबे एक एक घर की खुदाई की जा रही है। मौसम साफ रहने की वजह से हादसे के 5वें दिन 277 लोगों को बचाया गया, जिसके बाद रेस्क्यू किए गए लोगों का आंकड़ा 993 हो गया है। और उत्तराखंड की धराली में पीड़ितों को चेक बांटने पहुंचे अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। बाढ़ पीड़ित लोगों ने 5000 की मदद को अपमानजनक बताते हुए चेक लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। क्योंकि धराली में आई तबाही से लोगों के घर तबाह हो गए हैं, अपने बिछड़ गए हैं, खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। और इसी बीच जब अधिकारी आपदा पीड़ित के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे तो उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिकारी मदद के नाम पर लोगों को 5000 का चेक थमा रहे थे, जिसे वहां के लोगों ने अपमानजनक बताते हुए चेक लेने से इनकार कर दिया। हमें कुछ नहीं, हमारा कुछ पूरा नहीं होने वाला। लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए अधिकारियों ने चेक वितरण का काम रोक दिया। यही नहीं, उन्हें पुलिस सुरक्षा में वापस लौटना पड़ा। भारी विरोध के बीच CM पुष्कर सिंह धामी ने 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता प्रदान करने का ऐलान किया। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद मची तबाही की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब उससे भी बड़ा खतरा उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में मंडरा रहा है। यहाँ बादल फटने के बाद एक झील बन गई है, जिसमें किसी गांव को डुबाने जितना पानी भर गया है। ये झील कब फूटेगी, कैसे फूटेगी, कोई नहीं जानता, लेकिन अगर टूटी तो हड़कंप मच जाएगा। ये झील दिखने में बेहद सुंदर है, लेकिन डराने वाली है। उत्तरकाशी के हर्षिल में बादल फटने के बाद बनी ये झील अब किसी वाटर बम की तरह है, जो कभी भी फट सकती है। धराली की तबाही अभी थमी नहीं थी कि हर्षिल में नया खतरा खड़ा हो गया। कुदरत का ये कहर कब टूटेगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर टूटा तो इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। फिलहाल इस झील को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन आसपास के इलाकों में भी लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, ताकि आने वाली तबाही को वक्त रहते टाला जा सके। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसे किसी समुद्री तूफान ने यहाँ दस्तक दे दी हो। राजधानी दिल्ली दरिया बन गई है और नोएडा समंदर में इस वक्त तब्दील हो चुका है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, कहीं घुटनों तक पानी भरा है तो कहीं कमर तक, जिसमें आम जनजीवन यहाँ बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और अब खुद इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे राजधानी दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। दूसरी तरफ नोएडा का हाल भी कुछ इसी तरह का है। यहाँ सड़क पर दरिया है और डूब कर जाना है जैसे हालात है। नाले में पानी इस कदर भर गया है जैसे कि यमुना उल्टी दिशा में बह रही हो। और ये हालात तब हैं जब जल जमाव से यहाँ निजात को लेकर मानसून ने से पहले यहाँ पर बड़े बड़े सरकार की ओर से दावे किए जा चुके हैं। क्योंकि बारिश आई और सारी तैयारियों की पोल खुल गई। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। मिंटो ब्रिज से लेकर ITO और लक्ष्मीनगर से लेकर साउथ दिल्ली तक हर सड़क पर पानी ही पानी नजर आया। नगर निगम और लोकल प्रशासन के तमाम दावे बारिश की पहली बौछार में बह गए। हर साल मानसून से पहले दावा किया जाता है कि नालों की सफाई हो चुकी है, लेकिन सच्चाई इन तस्वीरों से साफ हो जाती है। दिल्ली से नोएडा तक तस्वीर एक जैसी है। इस बारिश ने एक बार फिर से शहर की बुनियादी तैयारियों की पोल खोल दी है। करोड़ों के बजट, हाईटेक दावे और प्लानिंग सब पानी में बह गए। यदि आप ITO से होते हुए नोएडा की तरफ जाते हैं
तो आपको इस तरीके का जलभराव देखने को मिलेगा और यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद की सड़कों का तो और भी बुरा हाल है। पॉश इलाकों में गाड़ियां पानी में आधी डूबी नजर आई। हाई राइज सोसाइटी का मंजर भी कुछ इसी तरह का नजर आया और ऑफिस जाने वाले लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। दिल्ली में हो रही बारिश ने जहां उमस भरी गर्मी से राहत दी है, तो वहीं पर लोगों को मुसीबत में भी डाल दिया है। आईटीओ से लेकर एपीएस कॉलोनी तक यहाँ पर सड़कें समंदर की तरह नजर आई। इसी के साथ साथ सड़कों पर भरे पानी ने गाड़ियों की रफ्तार ही थाम दी है। और उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही है। जहां पहले गाड़ियों का जाम रहता था, वहां अब बारिश के बाद जमाव है। सड़क पर दूर दूर तक नहीं दिख रही, वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, गाड़ियां आधे पानी में डूब चुकी हैं और सबसे ज्यादा परेशानी बाइक सवारों को हो रही है। तेज बारिश के बाद भारत मंडपम के इलाके में भी पानी भर गया है। अंडरपास में भरे पानी को निकालने के लिए पंप का सहारा लिया जा रहा है ताकि अंडरपास में फिर से वाहनों का आवागमन शुरू हो सके। वहीं दिल्ली की एपीएस कॉलोनी का हाल देखिए, सड़क पर हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। गाड़ियां पानी में डूबी हैं, जिसकी वजह से जाम जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों का हाल देखिए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, जिससे घरों में पानी घुसने का खतरा भी बढ़ गया है। तो ये तो हाल आईटीओ और एपीएस कॉलोनी का था, लेकिन सबसे ज्यादा बुरे हालात दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड के हैं। इस रोड में 4 फीट तक पानी भरने की वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, क्योंकि इस इलाके में पानी निकासी के सही इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर बारिश में यही हाल होता है। जरा सी बारिश के बाद सड़क पर पानी का कब्जा हो जाता है और आफत लोगों को झेलनी पड़ती है। इस तस्वीर को देखिए, कैसे पानी के बीच ये शख्स बाइक लेकर पैदल जा रहा है और पीछे कोई बैठा हुआ नजर आ रहा है। वहीं कई बाइकें पानी में डूबी हैं। लोग पानी के बीच बाइकों को पैदल ही निकाल रहे हैं, क्योंकि पानी ज्यादा होने से गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। क्या कहेंगे, कितना जल भरा हुआ है? जल भरा गाड़ी बंद हो जा रहा है, इतना पानी भरा पड़ा है। 4 फीट से ज्यादा पानी है। 5 फीट है। बाइक से ज्यादा ये शख्स सच कह रहा है, क्योंकि इस इलाके में जल जमाव के हालात नए नहीं हैं। दिल्ली में लगातार बारिश होने के बाद मेहरौली बदरपुर रोड पूरी तरह से डूब चुका है और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। मेहरौली बदरपुर रोड की तरह ही दिल्ली के वसंत कुंज में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। गाड़ियां सड़कों पर पानी में फंसी नजर आई, जिसके बाद रफ्तार पर यहां ब्रेक लग गया है, तो वहीं एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते में जल जमाव दिखा। क्योंकि दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर समंदर जैसे हालात हो गए हैं। ये तस्वीर दिल्ली के वसंत कुंज की है। देखिए बारिश के बाद क्या हालात हैं। बीच सड़क पर कई गाड़ियां फंसी हैं। तो आप देखिए, जल जमाव की वजह से एक ट्रक भी सैलाब में फंसा है। जाम इतना भयानक हो गया कि दोनों तरफ से रफ्तार थम गई। लोग सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं धौलाकुआं मार्ग पर भी बारिश के बाद जल जमाव देखने को मिला। बारिश के बाद पूरी सड़क लबालब भर गई, जिसकी वजह वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें आईं। पंजाबी बाग में भी बरसात के बाद फ्लाईओवर के नीचे पानी भर गया। इलेक्ट्रिक बसों को पानी के बीच से निकलने में परेशानी हुई। सड़कों में हर तरफ पानी ही पानी भर गया, जिससे लोगों को मुश्किलें हुई। दिल्ली तो दिल्ली, नोएडा में भी बारिश की वजह से कोहराम मचा है। कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला, जिसकी वजह से जाम जैसे हालात बन गए। सेक्टर 62 में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए, क्योंकि पूरी सड़क पानी में डूबी है। हर तरफ सिर्फ सैलाब दिख रहा है। जल जमाव के बीच गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। अब जरा इस ई रिक्शे की हालत देखिए, कैसे पानी के बीच फंसकर ये ई रिक्शा बीच में बंद हो गया। चालक धक्का देकर खींचता दिख रहा है। अब इस डिलीवरी बॉय की भी हालत कुछ ऐसी है। बाइक बीच में बंद हो गई है, उसे कहीं ऑन ऑर्डर देना है, लेकिन जल जमाव में वो भी फंस गया है। देखिए कैसे पानी के बीच धक्का देकर ये अपनी बाइक को पार ले जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल इस स्कूटी सवार का है, जिसने स्कूटी में सब्जियां लादी हुई हैं, लेकिन बारिश की मार ने इसका भी रास्ता रोक दिया है और फिर इसने दूसरे शख्स की मदद से बाहर निकला। पूरी सड़क पानी से लबालब भरी है, गाड़ियां रेंग रही हैं। थोड़ी देर की बारिश से नोएडा के कई इलाके पानी में डूब गए। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून का कहर लगातार जारी है। जहां यूपी के कई शहर जलमग्न हैं, तो वहीं पुलिस थाने भी इससे बिल्कुल अछूते नहीं हैं। सालों पहले जारी हुई आपदा प्रबंधन राशि के बावजूद ये थाने मौसम की मार झेलने को मजबूर है, जिसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहले योगी फोर्स के जलमग्न थानों की ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय की है, जहां लगातार बारिश से तालाब जैसा नजारा है। दूसरी तस्वीर मानधाता थाने की है, जहां कुछ बच्चे पानी में डुबकी लगाते नजर आए। वहीं तीसरी तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज के थाना जॉर्ज टाउन की है, जो जलमग्न है।
झमाझम बारिश से प्रतापगढ़ में एसपी कार्यालय पैदल आना जाना मुश्किल हो गया है। प्रतापगढ़ के मांधाता थाने का तो और भी बुरा हाल है। यहाँ तो स्विमिंग पूल ही बन गया, जिसमें कई बच्चे डुबकी लगाते दिख रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर प्रयागराज के थाना जॉर्ज टाउन से भी सामने आई है, जहां गंगा मैया ने थाने के अंदर दस्तक दे दी है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा है। अब आपको दिखाते हैं कैसे भागलपुर यूनिवर्सिटी बाढ़ की चपेट में है। कॉलेज कैंपस में नाव चल रही है और सबसे हैरानी की बात यह कि खुद कुलपति नाव में सवार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। तस्वीर किसी नदी या तालाब की नहीं, ये है भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, जहां कैंपस में पानी की लहरें दिख रही हैं। क्लासरूम तक पहुंचने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी के कुलपति खुद नाव की सवारी कर रहे हैं। बाढ़ के बावजूद हर रोज कैंपस पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इस आपदा की वजह से छात्रों की पढ़ाई रोक दी गई है। कॉलेज की प्रयोगशालाएं और लाइब्रेरी बंद पड़े हैं और प्रशासन अब सिर्फ राहत का इंतजार कर रहा है। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि हालात गंभीर हैं। बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ हर दिन इसी तरह कॉलेज कैंपस खोले जा रहे हैं। झारखंड के चांडिल में दो मालगाड़ी की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें दोनों ट्रेनों के कई डब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। हादसे की ये तस्वीर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जब दोनों मालगाड़ियां टकराई होंगी तो टक्कर किस लेवल का रहा होगा। दोनों ही मालगाड़ी के करीब 20 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिसकी वजह से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। त्योहार और वीकेंड की वजह से इस रूट पर सफर कर रहे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक मालगाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है डिरेलमेंट होकर। करीब 15 वैगन उसमें जो है लोडेड वैगन है जो कि इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ एक अब गाड़ी भी आ रही थी, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे में मालगाड़ी में मौजूद लोको पायलट और उसके सहयोगी के साथ ही गार्ड्स को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ड्रोन से पूरे ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। यूपी के आगरा में बिरयानी बेचने वाला 1 महीने में करोड़पति बन गया, लेकिन जब खुलासा हुआ तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। जांच में पता चला कि यहां पर बिरयानी वाला ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करता था और साइबर ठगी से एक झटके में 3 करोड़ ऐंठ चुका था, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक 6 राज्यों से हैदर बिरयानी वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद साइबर सेल हरकत में आई और मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप और तमाम चीजें बरामद कर ली गई है। ये देखिए 2 लोग अरेस्ट किए गए, हैदर और अब्दुल कादिर। लगभग 3 करोड़ उसके अकाउंट में अलग अलग राज्यों से आए थे। 3 लोग अभी फरार है, उनके लिए टीम लगी हुई है। तत्काल उनको भी अरेस्ट करके आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। साइबर ठगी के पीछे महंगे मोबाइल और लग्जरी शौक पूरा करने का मकसद था, लेकिन अब दोनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। भारतीय रेलवे ने त्योहारों में घर जाने वालों के लिए एक एक्सपेरिमेंटल बेस स्कीम शुरू कर दी है। आपको बता दें, रेल मंत्रालय की राउंड ट्रिप फेस्टिव स्कीम जो है, उसके दौरान अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट 14 अगस्त से ट्रेन की बुकिंग के लिए मिलेगा। ये ऑफर दिया गया है। आने जाने के लिए जो टिकट बुक करेंगे उस पर ये लाभ होगा, यानी कि रिटर्न टिकट आपको लेना पड़ेगा और दोनों तरफ के सामान ट्रेन पर डिस्काउंट है, यानी कि टिकट की डिटेल समान होने पर ही ये लाभ मिल सकेगा। टिकट कैंसिल करने पर नहीं मिलेगा रिफंड, ये एक बड़ा प्रावधान है। वहीं टिकट एक ही माध्यम से बुक करने होने चाहिए। इसी के साथ साथ बेस फेयर पर ही मिलेगा 20% डिस्काउंट। भारत की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन महाराष्ट्र में अजनी और पुणे के बीच चलेगी। 881 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस ट्रेन को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अजनी से पुणे के बीच की 881 किलोमीटर की लंबी दूरी वंदे भारत एक्सप्रेस महज 12 घंटे में पूरी करेगी, जो हफ्ते में 6 दिन चलेगी। अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी KSR बेंगलुरु बेलगावी और कटरा अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। KSR बेंगलुरु बेलगावी ट्रेन कर्नाटक के 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी कटरा अमृतसर वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। इस ट्रेन से गोल्डन टेम्पल और वैष्णो माता के दर्शन साथ साथ कर सकेंगे। सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि सामान्य जो नागरिक है, गरीब जनता है या मध्यम वर्गीय जनता है, उनको एक ऑलरेडी जो ट्रेन है उसके कंपेयरिंग में एक अच्छी सुविधाएं मिले। ये ट्रेन न सिर्फ नियमित यात्रा करने वालों को राहत देगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्रों में भी नई संभावनाएं पैदा करेगी।
गुजरात के राजकोट में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच ने जुआ खेलने में इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस जब्त की है, जो कि जुआ में जीत की गारंटी देती थी, जिन्हें राजकोट क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विपुल रमेश पटेल इन डिवाइसों की सप्लाई करता था, जिनका इस्तेमाल ठग जुआ खेलने में करते थे। क्राइम ब्रांच ने जिन डिवाइसों को बरामद किया उसमें स्पेशल लेंस, जिनका इस्तेमाल कर पत्तों को स्कैन किया जाता था, ताश के पत्ते जिनमें स्पेशल सेंसर होता है जो मोबाइल से कनेक्ट रहते थे, ब्लूटूथ जिसकी मदद से कौन सा पत्ता है इसकी जानकारी दी जाती थी, मोबाइल स्पेशल ऐप के जरिए सेंसर तक सिग्नल पहुंचता था। इससे पता चल जाता था कि सामने वाले के पास कौन सा पत्ता है। वहाँ पर ऐसे अलग अलग कंपनी के ये सब पत्ते मिले, जो 4,260 नंग है और उसकी कीमत है 2,13,000 रुपए। यही नहीं, किसके पास कौन सा पत्ता है इसका पता सेंसर बता देता था। पुलिस के मुताबिक ये खेल करीबी 3 साल से चल रहा था। Zee News।